अगर तुम सिर्फ एक रात मेरे बिजनेस पार्टनर के साथ गुजार लो तो मैं तुम्हारी माँ और भाई की जान बचा सकता हूँ। वो बहुत मजबूर हो चुकी थी। उसने रोते हुए कहा, आप अपने बिजनेस पार्टनर से कहें एक रात के लिए मुझसे निकाह कर लें, फिर अगले रोज मुझे तलाक दे दें। और फिर रात को उसका निकाह सिकंदर से हो गया, लेकिन सिकंदर को देखकर उसका जिस्म कांप उठा था। सिकंदर उसका क्लास फेलो था जिसके चेहरे पर उसने थप्पड़ मारा था। सिकंदर ने बदला लेने के लिए ये मंसूबा बनाया था। सिकंदर ने एक रात में ही उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। सुबह तलाक देकर निकाला तो वो अपना पर्स वहीं भूल गई। सिकंदर ने पर्स खोला तो उसमें पड़ी एक तस्वीर देखकर उसका वजूद पत्थर का हो गया था। वो पागलों की तरह अपने बाल नोचने लगा, क्योंकि वो तो उसकी छोटी कोमल अस्पताल के कॉरिडोर में परेशान बैठी ठंड से ठठर रही थी, मगर उसे अपनी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसकी जिंदगी के दो अहम तरीन रिश्ते, उसकी माँ और भाई, उस वक्त इमरजेंसी वार्ड में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी हालत बेहतर नहीं हो रही थी। जैसे ही डॉक्टर वार्ड से बाहर आया, वो तेजी से उसकी तरफ लपकी और बेचैनी से अपनी माँ और भाई की हालत के बारे में पूछने लगी। डॉक्टर ने गहरा सांस लिया और अफसोस भरे लहजे में कहा, उनकी हालत बहुत खराब है। अगर फौरी तौर पर ऑपरेशन न किया गया तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। उन्हें अंदरूनी चोटें आई हैं और दिमाग का फौरी ऑपरेशन करना जरूरी है, ताकि जख्म बिगड़ने से पहले उन्हें कवर किया जा सके। डॉक्टर की बात सुनते ही कोमल जैसे सकते में आ गई थी। घबराए हुए लहजे में बोली, डॉक्टर साहब ऑपरेशन शुरू करें, देर क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर ने संजीदगी से उसे देखा और कहा, दोनों के ऑपरेशन के लिए 10-10 लाख रुपए दरकार हैं, यानी कुल 20 लाख का खर्चा होगा। जब तक आप ये रकम जमा नहीं करवाती हम ऑपरेशन शुरू नहीं कर सकते। ये सुनते ही कोमल पर सख्त तारी हो गया। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। बेयकीनी के आलम में वो बुड़बड़ाई, इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। डॉक्टर ने अफसोस से उसकी तरफ देखा और कहा, मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इस ऑपरेशन के लिए हमें बैरूने मुल्क से स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बुलवाना पड़ेंगे, और आपको मालूम है कि इसमें कितना खर्चा आता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके पैसों का इंतजाम करें, ताकि हम इनका इलाज शुरू कर सकें। कोमल डॉक्टर की बात सुनकर साकित हो गई थी। दिमाग सुन्न होने लगा था। 20 लाख, इतनी बड़ी रकम वो कहाँ से लाती? उसकी जेब में तो उस वक्त चंद हजार रुपए भी ना थे, और कोई ऐसा सहारा भी नहीं था जिससे मदद मांग सकती। अस्पताल की सफेद दीवारों के बीच वो अकेली खड़ी थी, जैसे जमीनों आसमान के दरमियान मुअल्लिक हो। आंखों से बहते आंसू उसकी बेबसी की गवाही दे रहे थे। या अल्लाह, मेरी माँ और भाई को बचा लो। दिल की गहराइयों से निकली फरियाद के साथ उसने अपना फोन निकाला और बेतरतीब उंगलियों से चंद नंबर्स मिलाने लगी। एक के बाद एक कॉल की, मगर हर तरफ से या तो इनकार मिला या खामोशी। थक हार कर वो कुर्सी पर बैठ गई, आंखें बंद की और गहरा सांस लिया। वो अपने ऑफिस में काम में मसरूफ थी जब अचानक उसके फोन की घंटी बजी। कॉल सुनते ही उसका रंग फक हो गया और वो जल्दी से कुर्सी से उठी। घबराते कदमों के साथ वो बॉस के ऑफिस की तरफ बढ़ी और दरवाजा नॉक किया। सर, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। एहतशाम अफंदी ने अंदर आने की इजाजत दी तो वो तेजी से अंदर दाखिल हुई। उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। सर, मेरी अम्मी और भाई का एक्सीडेंट हो गया है और वो इस वक्त अस्पताल में हैं। मुझे फौरन जाना होगा, प्लीज मुझे छुट्टी दे दें। वो घबराए हुए लहजे में बोली। उसकी परेशानी देखकर एहतशाम ने नरमी से उसे कुर्सी पर बिठाया और एक गिलास पानी उसकी तरफ बढ़ाया। पहले रिलैक्स करो कोमल, अगर तुम इतना घबरा जाओगी तो अस्पताल जाकर उन्हें संभालोगी कैसे? ये लो पानी पियो और खुद को संभालो। उसने कांपते हाथों से गिलास पकड़ा और चंद घूंट भरे। एहतशाम ने नरमी से कहा, परेशान मत हो, हौसला रखो, और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक मुझे कॉल कर लेना। कोमल ने तशक्कुर भरी नजरों से अपने बॉस को देखा और जल्दी से बाहर निकलने लगी, मगर एहतशाम ने एक बार फिर उसे रोक लिया। रुको, मैं ड्राइवर को कह देता हूँ, वो तुम्हें अस्पताल छोड़ाएगा। कोमल ने नम आंखों से एक बार फिर शुक्रिया अदा किया और तेजी से बाहर निकली।
कुछ देर बाद वो अस्पताल के गेट पर खड़ी थी। जैसे ही वो इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हुई और अपनी माँ और भाई की हालत देखी, उसके कदम डगमगा गए। उसकी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और सांसें बेतरतीब हो गईं। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि जो खबर डॉक्टर ने उसे दी वो उसका सब कुछ खत्म कर देने के लिए काफी थी। कोमल के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। डॉक्टर की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं, मगर वो कुछ भी समझने से कासिर थी। दोनों के ऑपरेशन के लिए 10-10 लाख रुपए दरकार हैं, यानी कुल 20 लाख का खर्चा होगा। जब तक आप ये रकम जमा नहीं करवाती, हम ऑपरेशन शुरू नहीं कर सकते। ये जुमला उसके दिमाग पर हथौड़े की तरह बरस रहा था। उसकी माँ और भाई जिंदगी और मौत की कश्मकश में थे और उनकी जिंदगी का दारुल मदार उन 20 लाख रुपयों पर था जो उसके पास नहीं थे। या अल्लाह, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? उसने बेबसी से अपने इर्द गिर्द देखा। हर तरफ तीमारदार बेचैन खड़े थे। किसी की आंखों में उम्मीद थी तो किसी की आंखों में मायूसी, मगर कोमल की आंखों में कुछ भी नहीं था, बस एक खालीपन था। अस्पताल की सर्द दीवारों के दरमियान वो तन्हा खड़ी थी, बिल्कुल बेयारो मददगार। उसने पर्स से मोबाइल निकाला और एक एक करके सबको कॉल करने लगी, मगर हर तरफ से या तो माजरत सुनने को मिली या फिर खामोशी। वो दीवार के साथ टिक गई, आंखों में आंसू, दिल में इस्तराब और दिमाग में हजारों सवालात। मुझे इन पैसों का बंदोबस्त करना होगा किसी भी तरह। अचानक उसके दिमाग में अपने बॉस की बात गूंजी, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक मुझे कॉल करना। ये जुमला याद आते ही उसने फौरन फैसला कर लिया कि वो एहतशाम आफंदी से रकम उधार ले लेगी और अपनी तनख्वाह में से कटवाती रहेगी। इस ख्याल ने उसे कुछ लम्हों के लिए सुकून दिया और वो फौरन अपने बॉस को कॉल करने के लिए फोन उठाने लगी। मगर जैसे ही उसकी नजर घड़ी पर पड़ी, उसका इरादा बदल गया। रात के 1 बज रहा था। उसने गहरी सांस ली और फोन वापस रख दिया। अब कॉल करना मुनासिब नहीं होगा, सुबह ऑफिस जाकर बात कर लूंगी। मगर उसे अंदाजा नहीं था कि आने वाला दिन उसके लिए कितनी बड़ी आजमाइश लेकर आएगा। कोमल सुबह सवेरे अस्पताल से सीधा ऑफिस पहुंची। उसकी आंखें रात भर के जागने से सूजी हुई थीं, मगर वो किसी भी हाल में एहतशाम आफंदी से मिलकर पैसों का इंतजाम करना चाहती थी। ऑफिस में कदम रखते ही वो सीधा एहतशाम आफंदी के कैबिन की तरफ बढ़ी। दरवाजा नॉक किया तो अंदर से संजीदा सी आवाज सुनाई दी, आ जाओ। कोमल ने धड़कते दिल के साथ दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुई। एहतशाम आफंदी कुर्सी पर बैठा था और उसके साथ कोई और भी बैठा था, लेकिन कोमल ने परेशानी में उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही उस शख्स की नजर कोमल पर पड़ी तो वो उसे देखता ही रह गया, लेकिन फिर जल्दी से खुद को संभालते हुए मुंह दूसरी तरफ कर लिया ताकि कोमल उसे देख न सके। एहतशाम आफंदी सर उठाकर कोमल की तरफ मुतवज्जा हुआ तो उसके चेहरे पर फिक्र के आसरात देखकर माथे पर तेवरी डाली। हाँ बोलो, खैरियत? कोमल ने हिम्मत जमा की और बोली, सर, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। एहतशाम ने कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाई और संजीदगी से उसे देखने लगा। कैसी मदद? सर, जैसा कि आपको बताया था कि मेरी माँ और भाई का एक्सीडेंट हो गया है और डॉक्टर्स ने उनके ऑपरेशन के लिए 20 लाख रुपए मांगे हैं। मेरे पास इतनी बड़ी रकम नहीं, इसलिए मैं आपसे कर्ज लेना चाहती हूँ। आप चाहें तो मेरी तनख्वाह में से काटते रहें, जितना वक्त लगे मैं अदा कर दूंगी। प्लीज, बस प्लीज मेरी मदद करें। कोमल की आवाज में लर्जिश थी, आंखों में आंसू और चेहरे पर बेबसी के आसार। एहतशाम ने एक नजर उस पर डाली, फिर कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया। इससे पहले कि एहतशाम आफंदी कुछ कहता, उस बैठे हुए शख्स ने उसे चुप रहने का इशारा किया। एहतशाम ने उसका इशारा समझते हुए कोमल की तरफ देखा और कहा, आप अपने केबिन में जाकर बैठे, मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। वो सर झुकाकर बाहर चली गई। वो शख्स सीधा होकर बैठ गया। वो न सिर्फ एहतशाम का बिजनेस पार्टनर था, बल्कि उसका बेहतरीन दोस्त भी था। एहतशाम ने उसकी तरफ देखा और पूछा, ये क्या बात है, तुमने मुझे बात करने से क्यों रोका? वो शख्स मुस्कुरा दिया और बोला, तुम इसे कहो कि मैं एक शर्त के बदले उसे पैसे दूंगा। लेकिन उसने अपनी शर्त बताई, जिसे सुनकर एहतशाम हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। तुम होश में तो हो? तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो? एहतशाम ने हैरत से पूछा। वो शख्स फिर से मुस्कुराया और बोला, हाँ मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ।
अभी तो मौका मिला है सारे हिसाब बेबाक करने का। एहतशाम उसकी बात सुनकर चौंक गया। कौन सा हिसाब? वो शख्स पुरइसरार अंदाज में मुस्कुराया और कहा, बस तुम वैसा करो जैसा मैं कह रहा हूँ। उसके घर वालों के इलाज का सारा खर्चा मैं खुद उठा लूंगा। बस तुम उसके सामने मेरी ये शर्त रख दो और हाँ, फिर मुझे बताना कि उसने क्या जवाब दिया। ये कहकर वो शख्स वहां से चला गया। शाम को एहतशाम ने इंटरकॉम पर कोमल को अपने केबिन में बुलाया। जब वो अंदर आई तो उसने कदरे परेशान होकर अपने बॉस को देखा। एहतशाम खड़े होते हुए उसके करीब आया और कहने लगा, मैं तुम्हारी माँ और भाई के इलाज का सारा खर्चा उठाने को तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। कोमल ने बेचैनी से एहतशाम के चेहरे की तरफ देखा और कहा, सर, कैसी शर्त? आप बताइए, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। एहतशाम ने गहरी सांस ली और फिर उसे वो शर्त बताई जो उसके बिजनेस पार्टनर ने उसे कहने के लिए बोला था। तुम्हें मेरे बिजनेस पार्टनर के साथ एक रात गुजारनी होगी। ये सुनते ही कोमल के कदमों तले से जमीन निकल गई। वो यूं लरजने लगी जैसे सूखा पत्ता तेज हवा में कांप रहा हो। उसने बेयकीनी से एहतशाम आफंदी की तरफ देखा, जैसे यकीन ना आ रहा हो कि उसने वाकई ये बात कह दी है। वो गुस्से से बोली, सर, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको ऐसा कहते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? एहतशाम ने उसकी तरफ देखा और कंधे उचकाते हुए बेनियाजी से कहा, मेरी तो यही शर्त है। अगर तुम्हें अपनी माँ और भाई की जिंदगी अजीज है तो मेरी शर्त मान लो, वरना तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। कोमल कुछ देर वहीं खड़ी सोचती रही, लेकिन जैसे ही उसके जहन में अपनी माँ और बीमार भाई का ख्याल आया, उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। आखिरकार वो लरसते हुए लहजे में बोली, ठीक है सर, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन वो एक पल के लिए रुकी, फिर हिम्मत जमा करके बोली, आप अपने पार्टनर से कहें कि वो मुझसे एक रात के लिए निकाह कर ले और अगले दिन मुझे तलाक दे दे। इससे मुझे ये सुकून रहेगा कि मैंने कोई नाजायज ताल्लुक नहीं बनाया या कोई गुनाह नहीं किया। एहतशाम आफंदी ने कोमल की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, मैं उससे बात करके तुम्हें बताता हूँ। अब जाओ अपने केबिन में जाकर बैठो। कोमल शिकस्त खुर्दा कदमों से अपने केबिन तक पहुंची और जैसे ही कुर्सी पर बैठी, यूं लगा जैसे उसके जिस्म में मजीद ताकत नहीं रही। वो लड़खड़ाते हुए अंदाज में कुर्सी पर बैठते ही अपनी बाहों में सर छुपाकर सिसक पड़ी। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जिंदगी उसे इस मोड़ पर ले आएगी जहां उसे अपनी इज्जत और माँ भाई की जिंदगी में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ेगा। आंसू उसके चेहरे को भिगो रहे थे, मगर वो जानती थी कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं। एहतशाम आफंदी ने अपने पार्टनर को फोन किया। दूसरी तरफ से मुस्कुराती हुई आवाज सुनाई दी, हाँ बोलो। कोमल मान गई। एहतशाम ने संजीदगी से कहा, हाँ, लेकिन एक शर्त के साथ। वो चाहती है कि तुम निकाह करो और फिर बेशक अगले दिन तलाक दे दो। चंद लम्हे खामोशी छाई गई, फिर उसके पार्टनर ने हल्का सा कहका लगाया, दिलचस्प, निकाह करके तलाक देनी पड़ेगी। ठीक है, मुझे कोई इतराज नहीं, बस उसे कहो कि निकाह आज ही होगा। एहतशाम ने अपने पार्टनर की बात सुनते हुए संजीदगी से कहा, यार, एक बार फिर सोच लो, तुम ये सब ठीक नहीं कर रहे। वो ऐसी लड़की नहीं है, तुम उसे क्यों मजबूर कर रहे हो? एहतशाम की बात सुनकर उसके पार्टनर ने बेनियाजी से कहा, मैंने तुमसे जो कहा है वो ही करो, मुझे मशवरे देने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये कहकर उसने फोन काट दिया। एहतशाम लब भींच कर रह गया, मगर वो जानता था कि अब कुछ कहने का कोई फायदा नहीं था। एहतशाम गहरी सांस लेकर कुर्सी से उठा और खिड़की के करीब जाकर खड़ा हुआ। बाहर की रोशनियों में भी उसे अंधेरा महसूस हो रहा था। उसका ज़मीर उसे मलामत कर रहा था, लेकिन वो बेबस था। वो जानता था कि उसका पार्टनर जिद्दी और शफाक इंसान है और अब कुछ भी कहने का फायदा नहीं था, क्योंकि अगर एहतशाम उसकी मदद नहीं भी करेगा तो वो जबरदस्ती कोमल को उठवा लेगा। और एहतशाम जानता था कि अगर उसने अपने बिजनेस पार्टनर की बात ना मानी तो उसके कारोबार में भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसलिए वो खामोश रहा और सीधा कोमल के पास जाकर बोला, तैयार हो जाओ, निकाह आज ही होगा। और हाँ, निकाह होते ही तुम्हारे अकाउंट में रकम ट्रांसफर कर दी जाएगी। कोमल ने नम आंखों के साथ एहतशाम की तरफ देखा और सर झुकाकर कहा, ठीक है सर, मैं तैयार हूँ।
اس کا بھیگا ہوا چہرہ اور سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر احتشام نے ایک پل کے لیے نظریں چرائیں، لیکن کچھ نہیں بولا۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ اسے لے کر اپنے پارٹنر کے فارم ہاؤس پہنچ گیا، جہاں پہلے ہی نکاح خواں اور گواہان موجود تھے۔ نکاح کی رسم اور رخصتی کے بعد فارم ہاؤس پہنچتے ہی کومل کو ایک الگ کمرے میں لے جایا گیا تھا۔ وہاں اسے ایک شاندار سرخ رنگ کا لہنگا دیا گیا اور ساتھ ایک بیوٹیشن بھی بھیجی گئی، جس نے اسے دلہن کی طرح سجا دیا۔ آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے کومل کو لگا جیسے وہ کوئی اور ہی لڑکی ہو، کوئی ایسی جو اس وقت اس کی قیدی بن چکی ہو، جس کا اختیار اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں رہا ہو۔ باہر حال میں احتشام اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کے پارٹنر نے بے چینی سے کہا، مولوی صاحب، نکاح جلدی شروع کریں، مجھے دیر نہیں کرنی۔ نکاح خوان نے پہلے اس شخص کا نکاح پڑھایا، پھر وہ کمرے میں جا کر کومل سے ایجاب قبول کروانے لگا۔ لرزتے ہونٹوں اور بھیگی پلکوں کے ساتھ کومل نے سر جھکا کر 3 بار قبول ہے کہا، اور یوں وہ کسی اور کی ملکیت بن گئی۔ وہ شخص بے حد خوش تھا۔ نکاح کے بعد اس نے احتشام کو گلے لگایا، سب مہمانوں کو رخصت کیا اور فوراً ہسپتال میں فون کر کے کومل کی ماں اور بھائی کے علاج کا بندوبست کروا دیا۔ یہ سب کرنے کے بعد وہ سیدھا کمرے میں چلا آیا جہاں کومل سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ بند کیا، کومل کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگیں اور وہ خود سے سمٹنے لگی۔ خوف کی ایک لہر نے اس کے وجود کو جکڑ لیا، لیکن جیسے ہی اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سامنے کھڑا شخص کوئی اور نہیں بلکہ آکاش سکندر تھا، وہی آکاش جسے اس نے یونیورسٹی میں سب کے سامنے تھپڑ مارا تھا۔ آکاش نے اس کی حیرت کو دیکھ کر کہکا لگایا اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، لگتا ہے میری بیوی کو سب کچھ یاد آ گیا ہے، اور شاید یہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا یہ نکاح محبت کی وجہ سے نہیں بلکہ بدلہ لینے کے لیے کیا گیا ہے۔ کومل کی سانسیں رکنے لگیں۔ آکاش آگے بڑھا اور شفاف لہجے میں بولا، تمہیں معلوم ہے جب میں نے تمہیں احتشام کے سامنے مدد مانگتے دیکھا تو میرے ذہن میں فوراً یونیورسٹی کے وہ تمام مناظر گھوم گئے۔ تم نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا تھا اور میں نے تبھی سوچ لیا تھا کہ تم سے بدلہ لینے کے لیے اس سے بہتر موقع کبھی نہیں ملے گا۔ کومل کے دل میں دھڑکتے خوف نے شدت اختیار کر لی۔ آکاش نے آگے جھکتے ہوئے کہا، تم سوچ رہی تھی کہ یہ نکاح صرف ایک رات کے لیے ہے۔ نہیں کومل، اب تم ہر رات مجھے میری مرضی کے مطابق خوش کرو گی۔ میرے گھر میں تمہیں وہ ہر اذیت ملے گی جس سے تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو، اور یہ سب تب تک چلے گا جب تک تم میرے قدموں میں گر کر معافی نہیں مانگ لو گی۔ اتنا کہہ کر آکاش نے ایک جھٹکے سے اس کے سر سے دوپٹہ کھینچ لیا۔ دوپٹہ اس کے بالوں میں اٹکا تھا اور جیسے ہی وہ کھینچا گیا، کومل کے سر میں ایک تیز درد اٹھا۔ بے ساختہ اس کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آکاش کے چہرے پر شفاف مسکراہٹ تھی، جبکہ کومل کی آنکھوں میں صرف خوف، بے بسی اور پچھتاوا تھا۔ آکاش نے ساری رات کومل پر اپنے بدلے کا غصہ اتارا، اسے ہر ممکن طریقے سے اذیت دی۔ کومل نے سب کچھ خاموشی سے برداشت کیا، کیونکہ اس کے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ وہ ٹوٹ چکی تھی، بکھر چکی تھی، لیکن پھر بھی صبر کا دامن تھامے رہی۔ رات بھر اپنی منمانیاں کرنے کے بعد آکاش صبح اٹھا، فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کومل کی طرف دیکھا اور شفاف لہجے میں بولا، چلو اٹھو، فریش ہو کر ناشتہ بناؤ اور اس کے بعد گھر کا سارا کام بھی خود کرو گی۔ آج سے سارے ملازموں کی چھٹی، میں تمہیں یہاں عیش کرنے کے لیے نہیں لایا۔ یہ کہہ کر آکاش خود بھی فریش ہونے چلا گیا، جبکہ کومل نے بڑی مشکل سے خود کو سمیٹا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا پورا وجود دکھ رہا تھا، جیسے روح تک چھلنی ہو چکی ہو۔ کچھ دیر بعد آکاش فریش ہو کر باہر آیا اور کومل جلدی سے واش روم میں چلی گئی تاکہ مزید کوئی تلخ بات نہ سننی پڑے۔ کچھ دیر بعد جب کومل فریش ہو کر باہر نکلی تو آکاش آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اس نے ایک سرسری نظر کومل پر ڈالی اور سخت لہجے میں بولا، جلدی سے ناشتہ بنا دو ورنہ میں لیٹ ہو جاؤں گا، اور اگر میں لیٹ ہوا تو اس کی سزا تمہیں بھگتنا پڑے گی۔ کومل نے سہمے ہوئے لہجے میں ہمت جمع کر کے پوچھا، میری ماں اور بھائی کا علاج شروع ہو گیا یا نہیں؟ آکاش نے ایک لمحے کے لیے رک کر گہری نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھا اور بے پرواہی سے کہا، میں اپنے وعدے سے کبھی نہیں مکرتا۔ جس لمحے تمہارا نکاح ہوا تھا اسی وقت ان دونوں کا علاج بھی شروع کروا دیا گیا تھا، اور ہاں، ان کا آپریشن بھی کامیاب ہو چکا ہے۔
اب تम अपने काम पर ध्यान दो। ये सुनते ही एक लम्हे के लिए कोमल की आंखों में उम्मीद की चमक जागी और उसके होठों पर एक मध्यम मुस्कुराहट आ गई। उसकी कुल कायनात, उसके रिश्ते सही सलामत थे, ये सोचकर उसका दिल किसी हद तक मुतमईन हुआ। कोमल नीचे जाकर जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने लगी, लेकिन उसका जहन मुसलसल अस्पताल में अपनी माँ की तरफ था। उसके दिल में बेचैनी थी कि वहाँ क्या हो रहा होगा, माँ की तबीयत कैसी होगी, भाई की हालत कैसी होगी, मगर वो मजबूर थी, यहाँ से जा भी नहीं सकती थी। उसने नाश्ता तैयार करके मेज पर लगा दिया। कुछ ही देर बाद आकाश भी नीचे आ गया और नाश्ता करने लगा। कोमल ने जैसे ही कुर्सी खींचकर बैठने की कोशिश की, आकाश ने जहरखंद लहजे में कहा, तुम यहाँ क्यों बैठने लगी हो? कोमल ने नासमझी से आकाश की तरफ देखा और बेसाख्ता बोली, मैंने भी तो नाश्ता करना है। उसकी बात सुनकर आकाश ने तंजिया हंसी हंसी आंखों में गरूर लिए वो तंजिया अंदाज में बोला, ये मुलाजमाएं कब से अपने मालिक के साथ बैठकर नाश्ता करने लगी हैं? तुम्हारी हैसियत इस घर में सिर्फ एक मुलाजमा की है, इसलिए अपनी औकात मत भूलो। कोमल का चेहरा फक हो गया, दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। लेकिन आकाश की तजलील यहीं खत्म नहीं हुई थी। वो मजीद सफाकी से बोला, हाँ, रात को तुम मेरे लिए एक तफरीह का जरिया जरूर हो, लेकिन दिन के वक्त तुम सिर्फ एक नौकरानी हो, या यूं समझ लो एक रखेल। ये सुनते ही कोमल का वजूद जैसे पत्थर का हो गया था। वो बेयकीनी से आकाश को देख रही थी, आंखों में आंसू तैरने लगे, मगर उसने जब्त कर लिया। वो अपनी बेबसी और बेकदरी का बोझ दिल में लिए चुपचाप पीछे हटी और बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। कोमल की आंखें भर आईं, लेकिन उसने लब भींचकर अपने आंसू अंदर ही जज्ब कर लिए। वो जानती थी कि आकाश के सामने उसकी आंखों की नमी भी उसके लिए एक और ताना बन सकती थी। वो चुपचाप पलटी और बावर्ची खाने में जाकर एक कोने में खड़ी हो गई। भूख से निढाल होने के बावजूद उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ खाने के लिए हाथ बढ़ाए। आकाश अपनी बेरहमी में मगन नाश्ता कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब उसका नाश्ता खत्म हुआ तो वो कुर्सी पीछे धकेल कर उठा और हाथ झाड़ते हुए कहा, जब तक मैं ऑफिस से वापस आ जाऊं ये घर चमकना चाहिए, एक चीज भी अपनी जगह से हिली हुई ना मिले, वरना सजा के लिए तैयार रहना। कोमल ने धीरे से सर हिला दिया, क्योंकि जुबान से कुछ कहने की सकत बाकी नहीं रही थी। आकाश ने उस पर एक आखिरी नजर डाली, जैसे उसे मुकम्मल तौर पर तोड़ने के बाद तसल्ली कर रहा हो कि कहीं उसमें कोई मज़ाहमत बाकी तो नहीं। फिर मोबाइल उठाया और बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होने की आवाज गूंजी और उसी के साथ कोमल का जब्त भी जवाब दे गया था। वो वहीं जमीन पर बैठती चली गई, आंसू बेअख्तियार उसके रुखसार पर लुढ़कने लगे थे। या अल्लाह, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो मेरे साथ ये सब हो रहा है? वो सिसकियां लेते हुए खुद से सवाल कर रही थी। कुछ देर तक यूं ही बैठने के बाद उसने खुद को संभाला। उसकी सबसे बड़ी तसल्ली यही थी कि उसकी माँ और भाई का इलाज शुरू हो चुका था। सामने लैंडलाइन फोन देखकर दिल में ख्वाहिश उभरी कि किसी तरह अस्पताल फोन करके उनकी खैरियत दरियाफ्त करे, मगर आकाश की सख्ती याद आते ही उसका दिल डूब गया। अगर उसने देख लिया कि मैंने फोन किया तो कहीं वो नाराज होकर इलाज ही ना रुकवा दे। ये सोचकर उसके जिस्म में सनसनी दौड़ गई। वो खौफ से घिरी अपने कमरे में गई, जहाँ कल रात की तल्ख यादें ताजा थीं। बेड पर नजर पड़ी तो जैसे दिल में खंजर उतर गया। उसने जल्दी से नजरें चुराई और खुद को काम में मसरूफ करने की कोशिश की। वो उस दिन को कोस रही थी जब उसका सामना यूनिवर्सिटी में आकाश सिकंदर से हुआ था। आकाश सिकंदर जो उसका सीनियर था, पूरी यूनिवर्सिटी में अपनी पुरकशे शख्सियत और बेपनाह दौलत की वजह से मशहूर था। उसकी हैंडसम शक्ल सूरत और रोबदार अंदाज ने यूनिवर्सिटी की बेशतर लड़कियों को उसका दीवाना बना रखा था। लड़कियां उसकी एक नजर के लिए बेकरार रहती थीं, खुद को उसके सामने यूं पेश करती जैसे दुनिया में वो वाहिद मर्द हो। मगर आकाश सिर्फ एक दिलकश शख्स ही नहीं था, बल्कि एक प्ले बॉय भी था जो हर लड़की को अपनी जागीर समझता था। वो जिस पर चाहता अपनी तवज्जो की बारिश कर देता और अक्सर लड़कियां उस पर मर मिटती थीं। इसी दौरान कोमल ने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वो ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करती थी, बस अपने काम से काम रखती। उसकी मासूमियत और खूबसूरती के चर्चे जल्द ही पूरी यूनिवर्सिटी में फैल गए।
मगर उसके रख रखाव और खुददारी को देखकर कोई भी उससे बेतकल्लुफ होने की जुर्रत नहीं करता था। आकाश का गरूर और कोमल की बेअतनाई, आकाश को लगा कि जिस तरह लड़की उसके आगे पीछे घूमती है, इसी तरह कोमल भी उसकी एक झलक पाने को बेताब होगी। उसने एक दो बार उसे मुतासिर करने की कोशिश की, मगर कोमल ने उसकी तरफ कोई तवज्जो न दी। ये बात आकाश के गरूर को ठेस पहुंचाने के लिए काफी थी। वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि एक आम सी लड़की जो उसकी तवज्जो पाने के लायक भी नहीं, उसे नजरअंदाज कर रही थी। यही अना का मसला उसे मजबूर कर गया कि वो कोमल को झुकाने की ठान ले। एक दिन उसने यूनिवर्सिटी की कैंटीन में कोमल का रास्ता रोक लिया। ये क्या बदतमीजी है? कोमल ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की? आकाश सिकंदर हंसा और कंधे उचकाते हुए बोला, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, दोस्ती कर लो और रास्ता ले लो। कोमल ने तेज नजरों से उसे घूरा और सख्त लहजे में कहा, मैं तुमसे दोस्ती क्यों करूं? मुझे इन फजूल दोस्तियों को पालने का कोई शौक नहीं, खास तौर पर लड़कों से। ये कहकर वो एक तरफ से निकलने लगी, मगर आकाश ने उसका हाथ पकड़ लिया। यही लम्हा था जब कोमल के सब्र की इंतहा थी। अगले ही लम्हे उसका लहराता हुआ हाथ आकाश के चेहरे पर निशान छोड़ गया। पूरी कैंटीन में खामोशी छा गई। सबकी नजरें आकाश पर जम गईं, जिसके चेहरे पर हैरत और गुस्से का तूफान था। कोमल अपना हाथ छुड़वाकर आगे बढ़ गई, मगर आकाश के लिए ये सबके सामने होने वाली बेइज्जती किसी तौर पर हजम करना मुमकिन नहीं था। वो उस थप्पड़ की गूंज अपने कानों में महसूस करता रहा और उसी वक्त उसने फैसला कर लिया कि वो कोमल को उसकी गलती की सजा जरूर देगा। लेकिन बदकिस्मती से ये आकाश का आखिरी सेमेस्टर था। इम्तिहानात की तैयारी में मसरूफ होने के बाइस वो वक्ती तौर पर कोमल से बदला लेने का इरादा भूल गया, मगर सिर्फ वक्ती तौर पर। लेकिन पेपर से फारिग होते ही आकाश ने कोमल से बदला लेने का मंसूबा बनाया। लेकिन उसे पता चला कि कोमल यूनिवर्सिटी छोड़ चुकी है। उसके वालिद एक हादसे में जान बहक हो गए थे और घर के अखराजात उठाने वाला कोई नहीं रहा। ऐसे में कोमल के लिए पढ़ाई जारी रखना मुमकिन नहीं था। मुआशी हालात की तंगी के बायस उसने अपनी तालीम अधूरी छोड़ दी और नौकरी की तलाश में निकल पड़ी। कुछ दिनों की जिद्दोजहद के बाद उसे एहतशाम आफंदी के ऑफिस में नौकरी मिल गई। ये खबर आकाश के लिए किसी भी तरह अच्छी नहीं थी। वो कोमल को ढूंढना चाहता था, मगर इसी दौरान उसके वालिद ने उसे लंदन भेज दिया। नई शुरुआत और एक नया तूफान। कोमल ने नौकरी के साथ अपनी तालीम भी प्राइवेट तौर पर मुकम्मल करना शुरू कर दी। उसने मेहनत से अपनी डिग्री मुकम्मल की और अब वो पूरी तवज्जो से जॉब कर रही थी। जिंदगी कुछ हद तक संभलने लगी थी, लेकिन फिर एक और कयामत टूट पड़ी। उसकी माँ और भाई एक हादसे का शिकार हो गए। ये खबर उसके लिए किसी बिजली के कड़के से कम ना थी। वो मुसलसल उन्हीं ख्यालात में घिरी हुई थी कि अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई और फौरन अपने आंसू साफ करने लगी और काम में मसरूफ हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि घर में आकाश के अलावा और कोई नहीं आ सकता। अगर आकाश ने उसे यूं रोते हुए देख लिया तो वो फिर से कड़वी कसीली बातें सुनाने लगेगा। कोमल ने जल्दी से खुद को संभाला और किचन में मसरूफ हो गई। कुछ ही देर में आकाश अंदर आया। उसकी नजरें सीधी कोमल पर जा ठहरी, जो खुद को काम में मसरूफ रखने की नाकाम कोशिश कर रही थी। बहुत वफादारी दिखाई जा रही है, आकाश तंजिया लहजे में बोला। लगता है तुम्हें मेरी दी गई हैसियत कबूल हो चुकी है। कोमल ने कोई जवाब नहीं दिया, बस नजरें झुकाकर काम में मगन रही। आकाश को उसकी खामोशी मजीद तपाने लगी। वो करीब आया और जबरदस्ती उसकी थोड़ी ऊपर की, ताकि वो उसकी आंखों में देखे। क्या तुम रो रही थी? आकाश ने सख्त लहजे में पूछा। कोमल ने जल्दी से अपना चेहरा झटक कर पीछे हटना चाहा, मगर आकाश ने उसकी कलाई दबोच ली। मैंने सवाल किया है, जवाब दो। मेरी माँ और भाई अस्पताल में हैं। अगर मैं परेशान हूँ तो इसमें हैरत की क्या बात है? कोमल की आवाज भराई हुई थी, लेकिन वो अपनी कमजोरी जाहिर नहीं करना चाहती थी। आकाश ने एक लम्हे के लिए उसे देखा, फिर एक जहरीली मुस्कुराहट उसके चेहरे पर उभरी। परेशान मत हो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारी वफादारी के बदले में उनका इलाज हो रहा है। लेकिन अगर तुमने कोई चालाकी दिखाई तो याद रखना, वो अस्पताल में हैं, बाहर भी आ सकते हैं, जिंदा या। आकाश ने जुमला अधूरा छोड़ा। बस
कोमल की आंखों में खौफ और गुस्सा एक साथ उभरा। तुम इतने संगदिल कैसे हो सकते हो? आकाश कहकर लगाकर हंसा। संगदिल? मैं संगदिल हूँ क्योंकि तुमने मुझे उस दिन सबके सामने जलील किया था। अब तुम्हें हर दिन हर लम्हा उस बेइज्जती की कीमत चुकानी होगी। कोमल की आंखों में आंसू तैरने लगे, मगर उसने जब्त कर लिया। वो जानती थी यहाँ आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं था। वो मजीद कुछ बोलती, मगर आकाश ने उसकी कलाई झटके से छोड़ दी और खाना खाते हुए बोला, जल्दी से खाना बना लेना, शाम को मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं। ये कहकर वो वहां से चला गया, जबकि कोमल दीवार के साथ टेक लगाकर जमीन पर बैठ गई। कुछ देर बाद वो खुद को संभालते हुए उठी और खाना बनाने में मसरूफ हो गई। उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि रात को वो आकाश से बात करेगी, कि वो उसे एक बार उसकी माँ से मिलवाने ले जाए। शायद वो मान ही जाए। रात के खाने के बाद जब आकाश के दोस्त चले गए तो कोमल भी किचन समेटकर कमरे में चली गई। आकाश सोफे पर बैठा फोन पर किसी से बात कर रहा था, जबकि कोमल खामोशी से उसके करीब जाकर खड़ी हो गई और अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए हिम्मत जुटाने लगी। मगर आकाश की मौजूदगी में उसका दिल अजीब तरह से घबरा रहा था। आकाश ने फोन बंद किया और जैसे ही उसकी नजर कोमल पर पड़ी, क्या हुआ? कुछ कहना है तो कहो, ऐसे खड़ी मत रहो। मेरे सर पर सवार होकर कोमल ने गहरी सांस ली और हल्की आवाज में बोली, मैं अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ, प्लीज, बस एक बार। आकाश ने संजीदगी से उसकी तरफ देखा। वाकई तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ख्वाहिश पर मैं तुम्हें फौरन अस्पताल ले जाऊंगा? कोमल की आंखों में बेबसी के आंसू आ गए। मैं सिर्फ एक बार, बस एक बार अपनी माँ को देखना चाहती हूँ, प्लीज। आकाश ने उसे चंद लम्हे घूरा, फिर कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, लेकिन सिर्फ ये पहली और आखिरी बार होगा। कोमल ने तेजी से सर उठाया और कहा, ठीक है। उसके लिए इतना ही काफी था कि वो कम से कम एक दफा तो ठीक होने के बाद अपनी माँ और भाई को देख ही लेगी और इस तरह उसके दिल को भी तसल्ली हो जाएगी। जैसे ही अस्पताल के सफेद सर्द माहौल में कदम रखा, उसके कदम खुद ब खुद अपनी माँ और भाई के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। दरवाजा खोलते ही जो मंजर उसकी आंखों के सामने आया, उसने उसकी रूह झिंझोड़ कर रख दी। उसकी माँ और भाई बेहिस्सो हरकत लेटे थे, मशीनों में जखड़े सांसें लेते, मगर जिंदगी से बेखबर। उनके जिस्मों में लगी बेशुमार नालियां और मॉनिटर पर चलती धड़कनों की लकीरें उसके दिल पर किसी तेज खंजर की तरह वार कर रही थीं। कोमल की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बेअख्तियार आगे बढ़ी और अपनी माँ के करीब जाकर बैठ गई। उसके कानों में डॉक्टर्स की वो आवाजें गूंजने लगीं जो कह रहे थे कि इलाज तो हो रहा है, मगर दुआ की भी जरूरत है। आकाश दरवाजे पर खड़ा खामोशी से ये मंजर देख रहा था, ऐसा मंजर जिसमें वो पहली बार कोमल के दर्द को महसूस कर रहा था। कोमल की बेबसी, उसके कांपते लब और बहते आंसू उसके दिल पर कुछ अजीब सा असर छोड़ रहे थे। वो बेअख्तियारी आगे बढ़ा और कोमल के कंधे पर हाथ रखा तो वो गैर इरादी तौर पर पलटी और सीधा आकाश के सीने से जा लगी। आकाश हैरान रह गया और उसे खुद ही शर्मिंदगी महसूस हुई कि जिस कोमल को वो तोड़ना चाहता था वो तो पहले ही टूटी हुई है। आज वो उसे बहुत कमजोर लगी। कोमल हिचकियों से रो रही थी, उसका पूरा वजूद लरस रहा था। आकाश के लिए ये सब गैर मुतवक्के था। उसकी बाहों में एक ऐसी लड़की सिमटी हुई थी जिसने कभी उससे नफरत के सिवा कुछ नहीं दिया था। वो खुद भी उलझ गया कि उसे क्या करना चाहिए, मगर बेसाख्ता उसके हाथ उठे और उसने नरमी से कोमल को थाम लिया। ये पहला मौका था जब आकाश ने बगैर किसी शर्त, बगैर किसी जबर के कोमल को अपने हसार में ले लिया था। वो खामोशी से उसके बालों में उंगलियां फेरने लगा, जैसे उसे तसल्ली दे रहा हो। कोमल के आंसू उसकी शर्ट में जज्ब हो रहे थे और आकाश ने पहली बार अपने दिल में कोमल के लिए नरम गोशा महसूस किया। फिर आकाश ने नरमी से कोमल की पीठ सहलाते हुए कहा, कोमल, बस करो रोना, यार खुदा से दुआ करो कि वो तुम्हारी माँ और भाई को सेहत दे। उसके खजाने में किसी चीज की कमी नहीं, वो सबकी सुनता है और सबको नवाजता भी है। कोमल ने आकाश की बात सुनकर नम आंखों से उसकी तरफ देखा। उसका लहजा आज पहली बार नरम था, जैसे वो वाकई उसके दर्द को समझ रहा हो। लेकिन अगले ही लम्हे कोमल ने खुद को संभाला और पीछे हट गई। मुझे अम्मी के पास बैठना है, उसने आहिस्ता से कहा और आगे बढ़कर अपनी माँ का हाथ थाम लिया। आकाश कुछ लम्हे खामोशी से उसे देखता रहा, फिर बोला, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ।
جب تمہارا دل کرے آ جانا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا، مگر اس کا دل عجیب کیفیت میں تھا۔ وہ خود کو کومل سے ہمدردی کرنے سے روکنا چاہتا تھا، مگر نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اسے بے چینی ہونے لگی تھی۔ کومل کافی دیر تک اپنی ماں اور بھائی کے پاس بیٹھی رہی۔ انہیں بے جان حالت میں دیکھ کر اس کا دل بار بار ٹوٹ رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ اسے ہمت نہیں ہارنی۔ جب نرس نے آ کر کہا کہ اب آپ باہر بیٹھ جائیں، میں نے انہیں میڈیسن دینی ہے، تو وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ آکاش ہسپتال کے کوریڈور میں کھڑا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اس نے فون بند کیا اور بولا، چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ کومل نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ راستے بھر دونوں کے درمیان خاموشی رہی، لیکن یہ خاموشی بوجھل تھی، جیسے دونوں کے دلوں میں کوئی جنگ چل رہی ہو۔ گھر پہنچ کر کومل سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ آکاش بھی اپنے خیالوں میں الجھا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے یہ شادی بدلے کے لیے کی تھی، مگر آج ہسپتال میں کومل کی بے بسی دیکھ کر اس کا دل کیوں نرم پڑنے لگا تھا، یہ سوال اسے بے چین کر رہا تھا۔ آکاش ٹیرس پر بے چینی سے سگریٹ پر سگریٹ پی رہا تھا۔ جب بھی وہ پریشان ہوتا، سگریٹ کا دھواں اس کی بے چینی کو کم کرنے کا ذریعہ بن جاتا، مگر آج بے چینی تھی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ہسپتال میں کومل کی نم آنکھیں بار بار اس کی نظروں کے سامنے آ رہی تھیں۔ جس طرح وہ بے بسی سے رو رہی تھی، اس کا خیال اس کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ کافی دیر بعد بھی جب اضطراب کم نہ ہوا تو وہ اٹھ کر اسٹڈی روم میں آ گیا اور خود کو دفتری کام میں مصروف کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر ذہن بار بار بھٹک رہا تھا۔ دوسری طرف کومل کچن میں مصروف تھی، مگر اس کا ذہن ہسپتال میں ماں اور بھائی کی طرف جا رہا تھا۔ اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ اسے آکاش کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، جس نے اس کے گھر والوں کے علاج کا مکمل خرچہ اٹھایا ہوا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے وہ ہچکچاتے ہوئے اسٹڈی روم میں آئی اور آکاش کے قریب کھڑی ہو گئی۔ آکاش نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور اس کے اضطراب کو محسوس کرتے ہوئے بولا، بولو کیا بات ہے؟ کومل نے سر جھکاتے ہوئے آہستہ سے کہا، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ آکاش نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا اور پوچھا، کس بات کا شکریہ؟ کومل نے ایک نظر آکاش کی طرف اٹھائی، پھر نظریں جھکا کر بولی، آپ نے میرے گھر والوں کے علاج کا سارا خرچہ اٹھایا، اس کے لیے میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ اتنی مدد تو شاید ہی کوئی کرتا۔ آکاش خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اور کومل یہ کہہ کر پلٹ کر واپس کچن میں چلی گئی۔ وہ دروازے سے باہر جاتی کومل کو دیکھتا رہا اور سوچنے لگا، یہ لڑکی کیا چیز ہے؟ میں نے اس کے ساتھ اتنا برا کیا، پھر بھی یہ مجھے اپنا محسن سمجھ رہی ہے۔ آکاش نے گہرا سانس لیا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ آج پہلی بار اسے اپنے کیے پر عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ وہ جو ہمیشہ ہر چیز کو اپنی مرضی سے قابو میں رکھنے کا عادی تھا، آج کومل کی معصومیت اور شکر گزاری نے اس کے اندر ایک عجیب سا خلل پیدا کر دیا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں الجھن بڑھنے لگی۔ کچھ دیر بعد جب وہ اپنے خیالات سے باہر نکلا تو گھڑی پر نظر ڈالی، رات خاصی ہو چکی تھی۔ وہ اٹھا اور کمرے میں چلا گیا۔ آکاش کا فون بجا تو اس نے دیکھا کہ ہسپتال سے کال آ رہی تھی۔ اس نے فوراً کال ریسیو کی، مگر جو خبر اسے سننے کو ملی وہ اسے ہلا کر رکھ گئی۔ وہ گھبرا کر جلدی سے اٹھا اور سیدھا نیچے کچن کی طرف بڑھا جہاں کومل برتن سمیٹ رہی تھی۔ کومل جلدی سے چادر لو، ہمیں ابھی ہسپتال جانا ہے۔ آکاش کی عجلت بھری آواز سن کر کومل کے ہاتھ برتن دھوتے دھوتے رک گئے۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور پوچھا، لیکن ابھی تو ہم ہسپتال سے آئے ہیں، اب وہاں کیا ہوا ہے؟ آکاش کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیسے اسے یہ خبر دے۔ وہ گہری سانس لے کر بولا، تم بس چادر لے کر آؤ، راستے میں سب بتا دوں گا، ابھی فوراً چلو۔ کومل آکاش کے چہرے پر پھیلی گھبراہٹ دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ جلدی سے اپنی چادر لینے بھاگی اور واپس آئی تو آکاش پہلے ہی دروازے کی طرف بڑھ چکا تھا۔ راستے میں بھی کومل بار بار پوچھتی رہی، آخر ہوا کیا ہے؟ پلیز مجھے بتائیں، مگر آکاش خاموش رہا اور مختصر سا جواب دیا، ہسپتال پہنچو پھر سب پتہ چل جائے گا۔ جیسے ہی وہ ہسپتال پہنچے، آکاش تیزی سے اسے اس کی ماں کے کمرے کی طرف لے گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی کومل کی نظر سفید چادر سے ڈھکے وجود پر پڑی اور اس کے قدم وہیں جم گئے۔
یہ کیا؟ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ بے یقینی سے آگے بڑھی اور کانپتے ہاتھوں سے چادر ہٹائی۔ ماں کے ساکت چہرے کو دیکھ کر اس کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا امی، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ وہ بے اختیار ماں کے سینے سے لپٹ گئی اور ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ پورا کمرہ اس کے بین سے گونج اٹھا۔ آکاش نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی مگر وہ کسی طرح بھی قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ امی پلیز آنکھیں کھولیں، مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ وہ بلک بلک کر روتی رہی یہاں تک کہ شدت غم سے اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ آکاش نے اسے تھامنے کی کوشش کی مگر اچانک وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ چند لمحے لرزتی رہی، پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ کومل کے بے ہوش ہوتے ہی آکاش تیزی سے آگے بڑھا اور اسے زمین پر گرنے سے پہلے سنبھال لیا۔ اس کی سانسیں مدھم ہو رہی تھیں، چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ آکاش نے گھبرا کر اسے کندھوں سے ہلایا۔ کومل، ہوش میں آؤ پلیز۔ اس کی آواز میں وہی اضطراب تھا جو اس کے دل میں تھا۔ نرسیں اور ڈاکٹر فوراً اندر آئے۔ آکاش نے جلدی سے کہا، یہ بے ہوش ہو گئی ہے، پلیز اسے دیکھیں۔ نرس نے کومل کو چیک کیا اور کہا، یہ صدمے کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہیں، ابھی کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا مگر اسے آرام کی ضرورت ہے۔ آکاش نے سر ہلایا اور اسے وہیں قریبی بیڈ پر منتقل کروایا۔ وہ وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کا معصوم چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، جیسے وہ بے ہوشی کی حالت میں بھی رو رہی ہو۔ کچھ ہی دیر میں کومل کی پلکیں لرزیں اور وہ آہستہ آہستہ ہوش میں آنے لگا۔ آنکھیں کھولتے ہی اس نے کمزوری سے ارد گرد دیکھا اور جیسے ہی اسے یاد آیا کہ وہ کہاں ہے، آنسو دوبارہ اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ امی، اس کے لب کانپے، آواز نکلی مگر بہت مدھم۔ آکاش نے فوراً آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کیے۔ کومل، خود کو سنبھالو، میں جانتا ہوں یہ بہت مشکل ہے لیکن تمہیں ہمت کرنی ہوگی۔ آکاش ایمبولینس میں کومل کی ماں کے جنازے کے ساتھ ان کے گھر پہنچا۔ کومل بھی ساتھ تھی مگر اب وہ بالکل خاموش ہو چکی تھی، بس اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے مگر اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ کوئی لفظ بھی ادا کر سکے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ماں کی تدفین کر دی گئی۔ اگلے ہی دن سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور آکاش بھی کومل کو اپنے ساتھ لے آیا مگر کومل اب محض ایک زندہ لاش کی مانند تھی جسے کسی بھی چیز کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ ہر چیز سے بے نیاز تھی، جیسے زندگی کی ہر امید کھو چکی ہو۔ ان دونوں میں آکاش ہی اسے سنبھال رہا تھا۔ کومل کی ماں کی وفات پر احتشام آفندی بھی آیا تھا اور جب اس نے آکاش کو کومل کا خیال رکھتے ہوئے دیکھا تو اس کے دل کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا، ورنہ اس کا ضمیر بار بار اسے ملامت کر رہا تھا کہ اس نے ایک معصوم لڑکی کو اپنے انتقام کی آگ میں جھونک دیا۔ لیکن اب آکاش کا بدلا ہوا رویہ دیکھ کر جیسے اس کے دل سے کوئی بھاری بوجھ ہٹ گیا ہو۔ کچھ دن بعد کومل کو ہوش آیا تو اس نے آکاش کو اپنے پاس بیٹھے پایا۔ آکاش نے نرمی سے اس کا حال پوچھا مگر کومل نے اس کی طرف دیکھ کر گہری سانس لی اور دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا، میں نے خود کو اپنی ماں اور بھائی کے علاج کے لیے بیچا تھا اور اب آپ کا بدلہ بھی پورا ہو چکا ہوگا۔ آپ پلیز مجھے آزاد کر دیں کیونکہ میرے پاس تو اب کچھ بھی نہیں بچا۔ کومل کے ان الفاظ نے آکاش کے دل میں ہلچل مچا دی۔ ایسا لگا جیسے اس کا دم گھٹنے لگا ہو۔ وہ تو انجانے میں کومل سے محبت کر بیٹھا تھا اور اب اسے چھوڑنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ کومل نے ہاتھ جوڑتے ہوئے عاجزی سے کہا، پلیز آپ مجھے جانے دیں، اب مجھ میں مزید اتنی تذلیل برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے، میں اور ذلت سہ نہیں سکتی۔ ویسے بھی کسی کو زبردستی زیادہ دیر تک روکا نہیں جا سکتا اور آپ کا بھی مجھ سے دل بھر ہی گیا ہوگا۔ کومل کے یہ الفاظ سن کر آکاش کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کی روح پر زخم لگا دیے ہوں۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر کومل کو اپنے حصار میں لے لیا جیسے وہ کبھی اسے کھونا نہیں چاہتا۔ کومل، میں نے تم سے جو کچھ بھی کہا، جو کچھ بھی کیا، اس سب کے لیے مجھے معاف کر دو پلیز۔ اب تمہیں چھوڑنا میرے لیے ممکن نہیں، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ تم تو میری روح میں بس چکی ہو، میری جان بن گئی ہو۔ تم سے دور رہنا مطلب خود کو مار دینا ہے، پلیز مجھے معاف کر دو۔ یہ کہتے ہوئے آکاش کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کومل آکاش کی آنکھوں میں بہتے آنسو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ ہمیشہ سخت لہجے میں بات کرنے والا آکاش آج اس کے لیے رو رہا ہے۔ آکاش نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور نرمی سے کہا،
वैसे भी इस दुनिया में तुम्हारा भाई के अलावा कोई नहीं बचा और शादी तो तुम्हें करनी ही थी, तो क्यों ना तुम मेरी होकर मेरे साथ रह जाओ। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर अपनी मोहब्बत से तुम्हारी सारी तकलीफें दूर कर दूंगा। कोमल ने गहरी सोच में डूबकर आकाश की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, आपने सही कहा, इस दुनिया में वाकई मेरा कोई नहीं है, मगर अब मुझ में मजीद ताने और बातें बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। आकाश फौरन बोला, मैं वादा करता हूँ कि आइंदा तुम्हें कभी कोई ताना नहीं दूंगा, ना ही कोई तल्ख बात करूंगा। मैं अपने माजी के तमाम रवैयों के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये कहते हुए आकाश ने हाथ जोड़ दिए। कोमल ने उसके हाथ थामे और उन्हें अपनी आंखों से लगा लिया, फिर फूट फूट कर रोने लगी। आकाश ने उसे अपने हसार में लेकर उसके बालों को सहलाते हुए तसल्ली दी और वो यूं ही उसकी बाहों में अपनी तमाम तकलीफें भुलाकर रो पड़ी। मुकम्मल इलाज के बाद कोमल का भाई ठीक हो गया, लेकिन अपनी माँ का सुनकर रोने लगा। फिर आकाश और कोमल ने मिलकर उसे संभाला। आकाश कोमल के भाई को भी अपने घर ले आया था और उसे आगे एडमिशन भी करवा दिया। अब वो तीनों हंसी खुशी रह रहे थे और आकाश कोमल के साथ साथ उसके भाई का भी पूरा ख्याल रख रहा था।